नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि पेट का नोटिफिकेशन आ ही गया है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आप लोग कई जगहों पर परेशान रहते हैं, कभी न्यूज़पेपर पढ़ना, कभी किसी साइट से पढ़ना, कभी मैगजीन पढ़ना ना। तो इन सब सोर्स में कई सारे सोर्स क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। और कभी आप कुछ दिन ये पढ़ते हैं, कभी वो पढ़ते हैं। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो करिए। मेरी तरफ से आपके लिए एक नया प्रयास किया जा रहा है कि हम आपको प्रतिदिन जो है वो करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ लेके आएंगे, जो यूजुअली सैटरडे और संडे छोड़ करके, कोशिश करूँगा उस दिन भी हो, अदरवाइज वीक में 5 दिन आपको 7 दिन की न्यूज़ कवर करके दे दी जाएगी। ये प्रयास आज पहला लेक्चर आपके सामने जा रहा है, मई का फर्स्ट लेक्चर। ऐसे ही अगर 30 दिन है, 31 दिन है, तो 1 2 3 करके आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, इस लेक्चर से आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आप इसे पसंद कर रहे होंगे तो हम इस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये डेमो समझिएगा करंट अफेयर्स के लेक्चर के लिए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पेट का फॉर्म जरूर डाल दीजिए जो एलिजिबल है, और उसके भी कोर्स की तैयारी हम लोग करेंगे। चैनल के माध्यम से आप टीसीएस पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मान लीजिए आप पहले से पढ़ रहे हैं तो लाइक शेयर कर दिया करिए, जैसे आप हमेशा करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये करंट अफेयर सेशन है। तो करंट अफेयर सेशन में आज ये मई का पार्ट 1 है। अब चूंकि मई लास्ट में ख़त्म होने वाला है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते करते जहाँ तक जाएगा वहाँ पे ख़त्म होगा। फिर जून पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 करके ऐसे सीरीज चलती रहेगी। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखिए, और उस क्वेश्चन से फिर हम आपको उसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। आंसर आपको फिर से मिलेगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन ये दिया गया है कि रिसेंटली स्पेन एंड विच कंट्री रिफ्यूजी क्राइसिस इन न्यूज़। मतलब हाल ही में स्पेन और किस देश का शरणार्थी संकट चर्चा में है। तो अभी इसके उत्तर पे आएंगे। ठीक है, अभी आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा, बट आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, आपके पास 2 मैप है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ हिंदी में लिखा भी है, उसको आप समझिएगा। आप सबसे पहले ये समझिए, ये मोरक्को है। ठीक है, और यहाँ पर ये स्पेन है। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में एक बॉर्डर, जो जलसंधि है, जिसे आप बोलते हैं वह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है, याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सा ऐसा वो है, जलसंधि है जो चीज़ों को जोड़ता है। जलसंधि क्या होती है? तो एक तरफ ये मेडिटेरेनियन सी है और एक तरफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। इन दोनों को जोड़ने वाले को हम लोग जलसंधि बोलते हैं। ठीक है, तो 2 बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला है। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। आप इसे जूम करेंगे, ठीक है, मैप में, तो आप देख पाएंगे। ठीक है, ये देख रहे होंगे मेडिटेरेनियन सी है, और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात की जा रही है। ठीक है, अलग अलग मैप दिया गया है, आप समझिए इस बात को। तो ये स्पेन में जो, देखिए, ये मोरक्को और स्पेन के बारे में इतनी बात आपको जाननी ज़रूरी है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ये सियोटा जो कि मोरक्को में है। मोरक्को का ये वाला पोर्शन जो है वो सियोटा है। ठीक है, और थोड़ा सा दूर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, जो कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे ये जो है मेलीला है। तो ये दोनों जो कि मोरक्को के जगह पर हैं, लेकिन ये सच में किसके पार्ट हैं? ये स्पेन के पार्ट हैं। इन पर कब्जा किसका है? वो स्पेन का है। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में इस बात का लड़ाई झगड़ा चलता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको और ध्यान से आप देखिए तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, स्पेन मोरक्को है और मोरक्को में ये सियोटा है। ठीक है, तो यहीं से, सियोटा से जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब देखो, स्पेन में, जैसे हम यूरोप के बारे में चलें, तो यूरोप जो ईयू का सदस्य है, मतलब यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर है, उस पर जितने भी कंट्री हैं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए स्पेन में चला जाता है, तो वो स्पेन से फिर उन सारे राज्यों में घूम सकता है, उन सारे देशों में घूम सकता है जो ईयू के मेंबर हैं। जबकि अब व्यक्ति क्या करते हैं, ये जो शरणार्थी हैं, इसका मतलब जब यहाँ पे उनको ठीक तरीके से खाना पीना और व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वो कोशिश करके स्पेन जाना चाहते हैं। तो स्पेन और इनके बीच में सेनाएं जो हैं वो एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं, ताकि शरणार्थी ज़्यादा ना आ सकें। लेकिन एक और परेशानी होती है, अगर मोरक्को से कोई आदमी जाता है स्पेन, तो मोरक्को से स्पेन जाने में कंट्री चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पासपोर्ट, वीज़ा, ना, इन सबका झमेला करना होगा। लेकिन अगर मोरक्को में ही जो सियोटा नाम का स्थान है, अगर वहाँ पे कोई आदमी चुपके से पहुँच जाए,
ठीक है, जैसे यहाँ से कोई आदमी तैर करके पहुंच जाए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ से स्पेन जाने में उसे तो कोई पासपोर्ट देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सियोटा भी किसका है, वो स्पेन का है। तो स्पेन के ही जगह से फिर जहाज़ों से वो बिना पासपोर्ट और बिना लीगल किसी रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट के वो स्पेन चले जाते हैं। इस तरीके से अभी हाल ही में, ठीक है, बहुत बड़ा इन्फ्लक्स, अब ये अक्सर होता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अक्सर जो लोग मौका पाते हैं वो मोरक्को से स्पेन चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, मतलब आसपास का जो आवागमन है वो बनता रहता है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि अचानक से 8,000 लोग जो है वो मोरक्को से स्पेन चले गए। तो अब इसमें क्या कहते हैं, एक परेशानी हो गई, तो इसकी वजह से उन्होंने और ज़्यादा वहाँ पे सीमा पर सिक्योरिटी लगा दी, ताकि ये लोग शरणार्थी वहाँ पे ना पहुँच पाएँ। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो शरणार्थी का विवाद है वो किन दो देशों के बीच में है, ये मोरक्को और स्पेन के बीच में है। तो क्वेश्चन क्या बन रहा था कि हाल ही में स्पेन किस देश के शरणार्थी संकट चर्चा में है, तो स्पेन के साथ कौन, मोरक्को, ठीक है, आंसर मिल गया होगा। तो ये अभी हाल की खबर थी, आपको ये जानना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और इसी तरीके से समझते हुए चलेंगे सारी की सारी बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया गया है कि चीन ने भारत की किस सीमा के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, चीन ने पूरा किया है कोई राजमार्ग है, और भारत की किस राज्य के साथ, किस सीमा के साथ है। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा आइए खबरों के बारे में थोड़ा समझाते हैं। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का स्क्रीनशॉट है जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम का स्क्रीनशॉट है यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, चाइना बिल्ड्स की हाईवे थ्रू ब्रह्मपुत्रा कैनियन इन तिब्बत क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको न्यूज़ पढ़ने से ही क्लियर हो गया होगा चाइना ने हाल ही में क्या किया है, वो हाईवे बनाया है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा कैनियन में, कैनियन अगर आपको शब्द परेशान कर रहा है तो आप इसे खाड़ी की तरह समझिए। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ये पर्वत है, तो बीच में खाड़ी से होकर नदियाँ बहती हैं, तो इसी को हम लोग कैनियन बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा कैनियन पे ही वो क्या कहते हैं, हाईवे बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में आप देखिए, कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसको भी देख लीजिए। चीन ने ब्रह्मपुत्र घाटी में रणनीतिक रूप से आम हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया है। यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बेहद नज़दीक है। चीन आने वाले समय में इस नदी पर, मतलब ब्रह्मपुत्रा पर, ठीक है, बहुत सारे बांध बनाने का भी बात कर रहा था, ठीक है। ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, यारलुंग जेंगपो के नाम से जानते हैं। और ये जब भारत में आती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो हम इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। और फिर जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो हम इसे जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब उधर से क्या कहते हैं, जब बांग्लादेश में जाती है तो उधर से इंडिया का जो गंगा नदी है, जो जमुना के नाम से वहाँ पे मिलती है, तो दोनों मेघना बन जाती है, और मेघना के नाम से ये लोग क्या कहते हैं, फाइनली सागर में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हाईवे का निर्माण किया है वो किसने किया है, चाइना ने किया है। और कहाँ से किया है, किस क्षेत्र में किया है, तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में किया है। तो मुझे लगता है आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चलते हैं। तो जो 3 क्वेश्चन है उसमें पढ़िए, पहले ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दिया है, हाल ही में किसने क्यासानूर वन रोग, ठीक है, क्यासानूर वन रोग KFD के तेज के लिए एक बिंदु देखभाल परीक्षण खोजा है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, ऑप्शन को समझ लीजिए। इन्होंने पूछा क्या है कि एक रोग है, ठीक है, और उसका नाम है क्यासानूर वन रोग, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, KFD बोलते हैं, ठीक है। तो इसके परीक्षण के लिए एक क्या कहते हैं किट बनाई गई है, वो किसने बनाई है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात आप समझिए, ये क्यासानूर है क्या, तो क्यासानूर कोई और बात नहीं, क्यासानूर एक फॉरेस्ट है, ठीक है। ये एक जंगल के नाम पर ही एक डिजीज रखी गई है नाम, तो ये एक फॉरेस्ट डिजीज है, ठीक है, जिसे आप KSD के नाम से जानते हैं। ये 1957 में रिकॉग्नाइज की गई थी। इसकी पहचान जो हुई थी वो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कर्नाटका में जो है, वो साउथ इंडिया में, आप कर्नाटका समझ ही रहे होंगे, तो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे पहले इस क्या कहते हैं बीमारी को पहचाना गया था। इस बीमारी का नाम वहाँ पे जो वन है क्यासानूर, उसी के नाम पर बनाया गया। देखिए दिया भी गया, इट इज नेम्ड आफ्टर लोकेलिटी क्यासानूर फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर द वायरस वॉज आइसोलेटेड फर्स्ट। तो जहाँ वहाँ पे कर्नाटका में जो क्यासानूर फॉरेस्ट है, उसी के नाम पर क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज बनाई गई। सबसे पहले कब पहचानी गई,
वो 1957 में। आप इसको देखिए, यहाँ पे टिक्स बहुत सारे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, आप जानवरों पे देखते होंगे, ये मिलते होंगे, इन्हीं से फैलने वाला ये रोग है। ठीक है, तो अब चूंकि एक बात आप भी ये भी समझते हैं कि किसी भी डिजीज को किसी एक प्रॉपर प्लेस की जगह पर उसका नाम देना उचित नहीं है। जैसे हम लोग कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट्स का बहुत विरोध कर रहे थे, सिंगापुर वेरिएंट्स का सिंगापुर ने विरोध किया था ना, तो वैसे ही अब क्यासानूर एक क्या कहते हैं जगह का नाम है जो कर्नाटका कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, तो इसका पूरा नाम क्यासानूर ना दे करके, ठीक है ना, लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, तो हम लोग इसी को मंकी फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके लिए एक नाम रख लिया मंकी फीवर, जो कि किसी एक जगह के नाम से रिलेट नहीं करता है। तो क्यासानूर वन रोग जिसे किस नाम से जानते हैं, मंकी फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये किससे फैलता है, ये टिक्स से फैलता है। टिक्स का मतलब छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उन्हीं से ये फैलता है। तो इसी के लिए एक जो संस्था है जिसे आप जानते हैं ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, ICMR जो है उसी ने एक क्या कहते हैं वो किया है, खोज की हुई है, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे जरा सा पीछे आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हाल ही में किसने क्यासानूर वन रोग, ठीक है, के तेज के लिए एक नया बिंदु देखभाल परीक्षण खोजा है। तो वो किसने खोजा हुआ है, वो खोजा हुआ है ICMR ने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर होते चल रहे हैं। उसकी न्यूज़ भी आप सामने रखिए। देखिए, करंट अफेयर्स कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स के साथ क्या है, जितनी ज़्यादा आप इसके साथ जान पहचान बना के रखोगे, रेगुलर अगर पढ़ते भी रहोगे, तो चीज़ें ऐसे घूम रही होंगी कि हाँ इसके बारे में लास्ट में चर्चा हुई थी, इसके बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, अब अगर ये चीज़ रिपीट करेगी कहीं पर तो आपसे निश्चित ही बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली आउटपेस्ड इंडिया। ये बहुत अभी खबर में रहा है। ठीक है, ये कौन सा ऐसा देश है, हमारा पड़ोसी देश है, जिसने प्रति व्यक्ति आय में भारत को पीछे छोड़ दिया है। इसका तो आंसर भी आपको पता होगा, बांग्लादेश ही है, लेकिन आइए इसके बारे में पीछे की खबर समझ लेते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आप जानते ही हैं कि कुल इनकम, कुल जो पॉपुलेशन होती है उससे जब डिवाइड कर दिया जाता है कुल इनकम को, तो प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। ठीक है, पहले हम लोग जो थे वो बांग्लादेश से कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में थे, लेकिन आज की जो कंडीशन है वो बांग्लादेश की $2227 जो है प्रति व्यक्ति आय है, जबकि हमारी कितनी है, 1947, ठीक है, डॉलर ही है। तो इस तरीके से हम एक तरीके से सोचा जाए तो जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कहते रहते हैं कि भाई वो गरीब देश है, लेकिन वहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से आगे निकल गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में भारत को किसने पीछे छोड़ दिया है, तो वो कौन सा है, वो हाल ही में चर्चा में रहा बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय नौसेना के किस विध्वंसक को 41 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसको आंसर करने के लिए आइए हम आपको लेके चलते हैं इसकी न्यूज़ के बारे में। ठीक है, क्या लिखा गया है, INS राजपूत, ठीक है, डीकमीशन कर दिया गया। ठीक है, मतलब सेवा से बाहर कर दिया गया 21 मई को। ठीक है, इसने कितने साल सेवा दी हुई है, 41 वर्ष जो है वो सेना में सेवा दी है। और कब इसे लाया गया था, 1980 में लाया गया था। ठीक है, और हम लोगों ने इसे रिसेंटली 21 मई को डीकमीशन कर दिया। डीकमीशन का मतलब है कि प्रयोग से बाहर कर दिया। अभी इसके बारे में और भी न्यूज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, INS जो राजपूत है वो पहला विध्वंसक होने के साथ साथ भारतीय नौसेना के राजपूत वर्ग का प्रमुख जहाज था। हाल ही में 21 मई 2021 को INS राजपूत को भारतीय सेना द्वारा 41 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो यह भी पूछ सकता है कि ये किसने बनाया था, तो ये USSR द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई समस्या होगी। तो अब आप पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या था, वो था कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे सेवा मुक्त कर दिया है, तो वो कौन था, INS राजपूत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए। हाल ही में DRDO द्वारा दीपको वन की घोषणा की गई, यह क्या है। तो अभी ऐसे भी पूछ लेता प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहा दीपको वन निम्नलिखित में से क्या है, तो दीपको वन में 4 ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि ये एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, कोविड टेस्ट करने की किट है, चीन को निशाना बनाने वाली मिसाइल है, ठीक है, या DRDO द्वारा विकसित एक नया ड्रोन है। ठीक है, तो अब ये दीपको वन है क्या एक्चुअली, इसके बारे में जानना है। तो क्वेश्चन के आंसर पाने से पहले आइए हम आपको लेके चलते हैं न्यूज़ के बारे में। तो आप देख रहे हैं ये दीपको वन
ठीक है, एक किट टाइप का है। और किट टाइप में ये देखिए कोरोना वायरस भी उसका शेप वाला बन रखा है ना, अब तो इससे परिचित हो गए होंगे काफ़ी सारे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ देखिए क्या दिया गया है कि डीआरडीओ ने डेवलप किया हुआ है एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, ठीक है, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, ठीक है। और ये बहुत मतलब थोड़ा टाइम टेकन भले ही है, लेकिन ये 75 मिनट्स में दे देगा रिजल्ट। और एक चेकिंग का जो है कॉस्ट कितना पड़ेगा, 75 पड़ेगा। तो डीआरडीओ ने हाल ही में, अभी डीआरडीओ ने हाल ही में एक दवा भी बनाई थी 2DG मेडिसिन, जिसके बारे में वीडियो बना हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किसने बनाई हुई है, वो बनाई हुई है डीआरडीओ ने। और उसका नाम क्या रखा हुआ है, तो दीपको 1 रखा हुआ है। तो दीपको 1 एक्चुअली है क्या, तो दीपको 1 क्या है, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर संसाधनों की खोज के लिए अपना वाइपर रोवर भेजने की घोषणा की है, ठीक है। तो अब ये कौन सा ऐसा देश है जिसने ऐसा घोषणा किया है, इसके लिए आप न्यूज़ पे चलिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहां पे दिया गया है नासा रोवर टू सर्च फॉर वाटर अदर रिसोर्सेज ऑन मून। तो यहां से क्वेश्चन बन गया होगा आपको कि किसने ऐसा किया है, वो नासा ने कर रखा है। तो यहां से देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं नासा मिल रहा है, यस, ठीक है। तो हाल ही में चंद्रमा पर संसाधनों की खोज के लिए, वाटर की खोज के लिए कौन अपना वाइपर रोवर भेजेगा, वो भेजेगा नासा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने विवाह द्वारा धोखाधड़ी से धर्मांतरण को दंडित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए विवाह द्वारा धोखाधड़ी से धर्मांतरण करना, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने से अलग धर्म में शादी कर ले और बाद में उसे जबरदस्ती क्या करवाए, अपने रिलीजन को चेंज करवाए, या रिलीजन चेंज करवाने के लिए ही विवाह किया हो, तो ऐसा जो धोखाधड़ी होता है इसके लिए अब दंड का प्रावधान हो गया है। अब 4 विकल्प आपके पास हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश। आपको अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आइए चलते हैं खबरों पे। यहाँ पे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 7 अन्य विधेयकों के साथ एक विधेयक जो है धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को स्वीकृति दे दी है। तो आपको आंसर मिल भी गया है। इसी बिल को क्या कहा गया है, एंटी लव जिहाद बिल, ठीक है। तो किसने किया है, गुजरात राज्य ने किया है। और वहां के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत जी ने किया है, ठीक है। और इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, गुजरात, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये कोवैक्सीन के बारे में एक स्लाइड यहाँ पे लग गई है, आप देख लीजिएगा ये किट क्या करती है, ठीक है। इसमें कहा गया कि 99% एक्यूरेसी है। इसका मतलब है कि 0.1% अगर छोड़ दिया, 1% छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम इसकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर है। मिनिमम लागत है, ठीक है, भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जून से इसको उपलब्ध भी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो डिप्को 1 के बारे में ये जानकारी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज टू होस्ट फीफा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप। बढ़िया प्रश्न है, आने की संभावना है। 17 अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन करेगा, ओमान, कतर, चाइना और इंडिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब अपना ही देश उसकी मेजबानी कर रहा हो। फीफा के बारे में उसके प्रेसिडेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, आप इनका नाम याद रखिएगा। उसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हेडक्वार्टर जो है फीफा का कहाँ है ये भी याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में। उसके आगे आप देखेंगे तो भारत 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होगा उसकी मेजबानी के लिए तैयार है। तो कौन करेगा मेजबानी, वो इंडिया करेगा। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है, अंडर 17 महिला विश्व कप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया गया। ये तो बढ़िया प्रश्न है, अक्सर पूछ लेता है पेपर में, क्वेश्चंस में, ठीक है। आंसर आपको पता है, अगर नहीं पता है, ठीक है, तो आइए न्यूज़ देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको एक लोगो भी ऐसे बन के रखा हुआ है, आप यहीं से देख लेंगे, मई 20 लिखा है, तो आप इसको ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये मधुमक्खियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर के लिए, पॉलिनाइजेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बी जो है नाम की मूवी भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस आप समझ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए विश्व स्तर पे 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम भी यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है, स्लोवानिया में पैदा हुए एंटोन जनशा,
को आधुनिक मधुमक्खी का पालन तकनीकों का अग्रणी कहा जाता है। उनका जन्मदिन भी 20 मई को होता है और उसी दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो नाम भी याद रखिएगा, एंटोन जनसा। कहाँ के हैं ये? स्लोवेनिया के हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और यहाँ से आपका आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से 10 क्वेश्चन जो आपने देखे वो आपने करंट अफेयर्स के देखे। आई होप अगर आपको ये 10 प्रश्न कहीं पे भी मिलेंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट अगर आपको बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ा। एक बात और, आपको ये करंट अफेयर्स इस तरीके से चले तो इम्पोर्टेंट कितना समझ में आ रहा है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, आप इसे देखना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये बेहतर लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम इस इनिशिएटिव को रेगुलर रख सकें। ठीक है, तो ये डेमो क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।